नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन ठोस डेटा कम ही देखने को मिलता है। आज हम सीधे आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि भारत के विधायी निकायों यानी हमारी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है। फ्रंटलाइन की एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर हम इस ट्रेंड के पीछे के ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों को डिकोड करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला, गायब होते विधायक के हालिया चौंकाने वाले आंकड़े। दूसरा, इसका ऐतिहासिक रुझान। तीसरा, राज्यवार विश्लेषण। चौथा, इस गिरावट के पीछे की राजनीतिक कार्यप्रणाली। और अंत में हमारे लोकतंत्र पर इसका असल प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, गायब होते विधायक, हाल के वर्षों में आई यह भारी गिरावट। अगर हम पिछले 12 सालों के डेटा पर नजर डालें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, 260। जरा सोचिए, साल 2013 में राज्य विधानसभाओं में मुस्लिम विधायकों की कुल संख्या लगभग 339 हुआ करती थी, और आज हालिया चुनावों के बाद ये तेजी से गिरकर सिर्फ 260 के आसपास रह गई है। यानी पूरे भारत में निर्वाचित विधायकों में अब इनका हिस्सा केवल 13% है। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मुस्लिम विधायक अचानक से कम क्यों होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले 12 सालों में आई ये तेज गिरावट बहुसंख्यकवादी राजनीति के उभार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ अभी की बात है या इसकी जड़ें इतिहास में और भी गहरी हैं? चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं भाग 2 की तरफ, ऐतिहासिक रुझान और दशकों से चला आ रहा कम प्रतिनिधित्व। इस चार्ट को देखिए, ये स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14.2% है, लेकिन वर्तमान लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व देखिए, सिर्फ 4.42%। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 24 सदस्य। आबादी और सत्ता में हिस्सेदारी के बीच सच में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ये कोई नई बात नहीं है। 1952 के पहले चुनाव में ही ये प्रतिनिधित्व केवल 5.11% था। ये आंकड़ा आमतौर पर 4 से 6% के बीच ही अटका रहा है। हाँ, इसके 2 बड़े अपवाद जरूर रहे। 1980 में ये 9.04% के अपने उच्चतम स्तर पर था और 1984 में 8.3% पर। लेकिन आज हम वापस 4.42% पर आ गए हैं। इस पूरी ऐतिहासिक तस्वीर को विशेषज्ञ इकबाल ए अंसारी के इन शब्दों से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि 1952 से ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में कंजूसी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, कम नामांकन का ये जो पैटर्न था, इस पर कभी भी किसी पार्टी फोरम में खुलकर कोई चर्चा या विश्लेषण हुआ ही नहीं। मतलब शुरुआत से ही बुनियाद कमजोर थी। भाग 3, राज्यवार विश्लेषण। अलग-अलग राज्यों में ये स्थिति कैसी दिखती है। अब इस नेशनल ट्रेंड को राज्यों के स्तर पर देखते हैं। यूपी को ही ले लीजिए, जहां विधायकों की संख्या 63 से सीधे आधी यानी 31 रह गई है। पश्चिम बंगाल में ये 59 से 40 पर आ गई है। बिहार और राजस्थान में भी यही हाल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केरल और तमिलनाडु पूरी तरह से एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। इस ट्रेंड के बिल्कुल उलट, केरल में मुस्लिम विधायकों की संख्या 32 से 35 हो गई है और तमिलनाडु में 6 से 9। लेकिन इसी डेटा में एक सबसे चौंकाने वाला उदाहरण असम का है। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में 22 मुस्लिम विधायक हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी के सभी विपक्ष में बैठे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने वहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह राजनीति में आए उस ध्रुवीकरण का सीधा सबूत है, जहां सत्ता और एक पूरे समुदाय के बीच का राजनीतिक संपर्क टूट सा गया है। भाग 4, गिरावट के कारण। आखिर राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? इस पूरी स्थिति के पीछे राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। विश्लेषक बताते हैं कि एक तरफ तो भाजपा आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से बचती है,
वहीं दूसरी तरफ जो गैर भाजपा पार्टियां हैं वो अब इन्हें एक लायबिलिटी या राजनीतिक जोखिम की तरह देखने लगी हैं। उन्हें ये डर सताता रहता है कि कहीं उन पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ठप्पा ना लग जाए। इसी बात पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अफरोज आलम बहुत ही सटीक टिप्पणी करते हैं। पार्टियां अक्सर विनेबिलिटी या जीतने की क्षमता का तर्क देकर टिकट नहीं देती। प्रोफेसर आलम कहते हैं कि पार्टियां वोट तो चाहते हैं लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं। उनके अनुसार जीतने की क्षमता असल में प्रणालीगत बहिष्कार यानी सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन को छिपाने का एक विनम्र तरीका बन गया है। और ये सिर्फ टिकट ना देने की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरी संरचनात्मक बाधाएं भी हैं। एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से 3 बातें बताते हैं। पहला, परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह बदलना जिससे प्रभाव कम हो। दूसरा, मुस्लिम बहुल इलाकों को एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर देना। और तीसरा, वोटों का काउंटर ध्रुवीकरण जो आज के तनावपूर्ण माहौल में चुनाव जीतना और भी मुश्किल बना देता है। भाग 5, लोकतंत्र पर प्रभाव। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसके परिणाम कहीं ज्यादा बड़े हैं। देखिए, जब कोई समुदाय संसद या विधानसभा में नहीं पहुंच पाता तो असल में होता क्या है? इसका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी चिंताएं कानून बनाते समय पीछे छूट जाती हैं। जब आपकी बात रखने वाला ही कोई नहीं होगा तो नीतियां बनाते समय आपके नजरिए को तो आसानी से नजरअंदाज कर ही दिया जाएगा ना। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को प्रोफेसर अफरोज आलम के इस विचार से महसूस कीजिए। वो कहते हैं कि लोकतंत्र केवल तभी नहीं टूटता जब लोग अपना वोट खो देते हैं। ये तब भी कमजोर होता है जब लोगों को लगने लगता है कि सत्ता में उनकी आवाज का कोई चेहरा नहीं है। ये जो अलगाव की भावना है, ये मनोवैज्ञानिक दूरी है। ये किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। तो इन सारे आंकड़ों और विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इन गायब होते विधायकों का हमारे समावेशी लोकतंत्र के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, तो ये आंकड़े हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। इन आंकड़ों के पीछे की कहानी पर जरूर विचार कीजिएगा।